Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So this is Divya Morwal, your physics teacher at Motion Education. I hope कि आपने ह्यूमन आई का फर्स्ट लेक्चर देख लिया है और उसके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया. ठीक है, देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर प्लस उसकी वर्किंग. ठीक है, देन फिर हमने पढ़ा थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बातें. ठीक है, अब सिंस लाइट चैप्टर में आप रिफ्रैक्शन पढ़कर आ चुके हैं, सो आई एम होपिंग कि रिफ्रैक्शन आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आता है. अगर आपको रिफ्रैक्शन में डाउट है तो प्लीज प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके रिफ्रैक्शन जरूर देखिएगा. नाउ आज का लेक्चर हमारा ह्यूमन आई में लास्ट लेक्चर होने वाला है, सिंस आपको पता है कि ह्यूमन आई में से हमारी डिफेक्ट्स वाली चीज बोर्ड ने एकदम खत्म कर दी. करेक्ट. सो हम डिफेक्ट्स नहीं पढ़ने वाले हैं. हम क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर आज दो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम सिर्फ दो ही टॉपिक्स के साथ डील करने वाले हैं, बट वो जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हर बार ही देखा गया है कि बोर्ड्स में 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है. करेक्ट. जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड्स का सैंपल पेपर जो आया है उसमें भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, सो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे आपको डील करना रहता है एग्जाम्स में, वो आपके लिए आज बहुत ही इजी गोइंग होने वाले हैं. टॉपिक के साथ हम उसके जो भी एटमॉस्फेयर में जो चीजें होती हैं उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे. सो बेसिकली हमारा आज का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा. पहले टॉपिक, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स में वो इफेक्ट्स आ जाएंगे, वो फिनोमेना आ जाएगा. फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड जो फिनोमेना है वो आ जाएगा. बिकॉज क्या होता है ना, जैसे कि लेट सपोज हम बोलते हैं कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं. ठीक है, ये एक टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक इज स्काई ब्लू क्यों होता है. ठीक है, अब ये दोनों एकदम डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बट बच्चों के माइंड में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि यार कहीं ना कहीं दूसरे से लिंक कर रहे हैं, या इसका कॉन्सेप्ट उसमें डाला, उसका कॉन्सेप्ट इसमें डाला. ये सारा कंफ्यूजन आज क्लियर होने वाला है. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं आज कौन से दो टॉपिक्स हैं. देखो बहुत ही आसान है. फर्स्ट है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है भाई, हमारे एटमॉस्फेयर में सी रिफ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा है. अब यही रिफ्रैक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में कहां होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट. आई होप कि स्कैटरिंग, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ये आपको पता है. ठीक है, सो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हम सबसे इजी टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं. आपने सुना तो होगा बचपन में, सबकी फेवरेट पोएम होती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. ठीक है, अब ये जो स्टार्स हैं ये ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, है ना, ट्विंकल क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है. प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जो स्टार जहां दिखता है क्या एक्चुअली में वो वहां है या उसकी पोजीशन कहीं और है. देखो ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि आपने सुना होगा, नदी किनारे मछुआरे जाते हैं, है ना. क्यों जाते हैं भाई, मछलियां पकड़ने जाते हैं, है ना. तो जो फिशर्स वहां पर जाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, एकदम जो शोर रहता है, नदी का किनारा, वहां पर चले जाते हैं और फिर उन्हें ऊपर से दिखता है कि ठीक है फिश यहाँ पर है, बट जहां उन्हें दिखता है वो उस पॉइंट पर अपना जाल नहीं फेंकते, उसके थोड़ा सा उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वहां पे नहीं, जो आपको दिख रही है वो एक्चुअल पोजीशन फिश की नहीं है. ठीक है, उससे थोड़ा सा साइड में वो जाल फेंकते हैं और फिर फिश पकड़े में आ जाती है. क्यों होता है ऐसा, बिकॉज क्या होता है ना, देखो आप कहां से देख रहे हो, एयर मीडियम से. फिश कहां है, पानी में, दैट मीन्स वाटर मीडियम. तो यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, गैस टू वाटर, लिक्विड. ठीक है, तो सिंस यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ तो बट ऑब्वियस रिफ्रैक्शन तो होगी. ठीक है, तो जैसा वहां पर रिफ्रैक्शन होता है एग्जैक्टली वैसा ही रिफ्रैक्शन हमारे स्टार्स के केस में भी होता है. ठीक है, तो स्टार्स और इवन जितनी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो हमें दिख रही है उस जगह एक्चुअली में नहीं होती, वो एक अलग पोजीशन पर होती है. अब ऐसा क्यों होता है, जैसे हम कहते हैं एपरेंट पोजीशन. ठीक है, सो बेसिकली देखो आपने इसको बहुत ही अच्छे से बढ़िया से एग्जांपल से हम रिलेट करते हैं. देखो रिफ्रैक्शन में हमने ये एग्जांपल बहुत बारी पढ़ा है. ये कॉइन है जो किसी सरफेस पर रखा गया है,
ठीक है, ये क्या है, कोई कॉइन है जो किसी सरफेस पर रखा गया है। अब इस पूरी सरफेस, इस पूरे कंटेनर के अंदर क्या फिल है, वाटर, करेक्ट। इस पूरे कंटेनर में बेटा क्या फिल है, वाटर, करेक्ट। अब देखो, हम अगर यहां से देखें, हम अगर ऊपर से लेट सपोज यहां से हम देख रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा कि यार इसकी जो रियल डेप्थ है वो कहीं ना कहीं यहां तक है। ठीक है, ये कॉइन कितना नीचे है, ये इसकी रियल डेप्थ है, करेक्ट। बट आपने देखा है कि जब भी हम कॉइन पानी में डालते हैं किसी कंटेनर के अंदर, तो कॉइन हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है ना, हमें ऐसा दिखता है कि कॉइन थोड़ा सा उठा हुआ है। सो दैट मीन्स क्या एक्चुअल में कॉइन उठा हुआ है, बिल्कुल ही नहीं, कॉइन एक्चुअल में उठा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर हमारा कॉइन एक्चुअल में उठा हुआ नहीं है, उसकी रियल डेप्थ, कॉइन एकदम नीचे सरफेस पर है, ठीक है, तो हमें ऐसा क्यों दिखता है कि कॉइन उठा हुआ है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कॉइन हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, लेट सपोज यहां पर कहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी एपरेंट डेप्थ। ये चीज, ये कहानी हम रिफ्रैक्शन में पढ़कर आए हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में भी। ठीक है, क्या होता है, देखो जैसा कि आपको स्टार्स दिख रहे हैं, एक बच्चा है, इसका नाम हम रखते हैं, चलो शोंटू। कौन है ये, शोंटू। ठीक है, अब इस शोंटू ने क्या किया कि शोंटू ऐसे ना खड़ा हो गया और ऐसे देख रहा था स्टार्स को, तारे देख रहा था। इसने देखा कि जो पहले हम यहाँ पे दो बातें डिस्कस कर रहे होंगे, फर्स्ट वन, क्या स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन ये है, या फिर जनरल लैंग्वेज में हम बोले क्या स्टार्स एक्चुअली वहीं पर है जहां हमें दिखाई देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखो ऐसा होता है ना, दादी नानी के घर जाते थे तो हम क्या करते थे, ऐसे छत पे सब लोग सो जाते थे और ऊपर ऐसे स्टार्स को देखते देखते बातें करते थे। तो क्या वो स्टार्स हमें जहां दिख रहे हैं एक्चुअली में वो वही है, या उसकी पोजीशन थोड़ी सी अलग है। तो बेटा स्टार्स जो हमें वहां दिखते हैं, इवन कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो हमें वहां दिख रही है, वो एक्चुअली में वहां नहीं होकर उससे थोड़ी सी शिफ्टेड होती है। तो दैट मीन्स वो उसकी रियल लोकेशन नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वाले टॉपिक में, वो ये कर रहे होंगे कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। ठीक है, सो ये दो टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन के बारे में। ठीक है, तो लेट सपोज ये शोंटू है, ये खड़ा है हमारी अर्थ सरफेस पर। कहाँ खड़ा है ये, हमारी अर्थ सरफेस पर। क्लियर, नाउ अब देखो ये शोंटू को स्टार दिख रहा है यहाँ पे, एपरेंट स्टार पोजीशन है ना, मतलब जहां हमें स्टार दिख रहा है उसे वो स्टार वहीं दिख रहा है, करेक्ट। बट स्टार की एक्चुअल पोजीशन तो यहाँ पर है, स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन समझते हैं, बड़ा ही आसान है। देखो आपको ये चीज पता है कि हमारी जो अर्थ सरफेस है, हमारी जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर क्या है, एक लेयर है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, है ना, हम ये वाली चीज रब कर देते हैं। ये जो भी हमने यहाँ पर ड्राइंग बनाई है ना, इन चीज को हम रब कर दे। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी बेटा कि हमारी जो रिफ्रैक्शन हम अभी तक पढ़कर आए हैं, सेम फिनोमेना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या होता है बेटा, अर्थ की सरफेस के ऊपर एक लेयर होती है और इस लेयर को हम जानते हैं एटमॉस्फेयर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं हम, एटमॉस्फेयर के नाम से, करेक्ट है ना। हमारी अर्थ सरफेस होती है, उसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर की लेयर होती है। अब लाइट आ रही है कहां से, फ्रॉम वैक्यूम। लाइट कहां से आ रही है, वैक्यूम। ठीक है, अब ये लाइट वैक्यूम से जब अर्थ सरफेस पर आएगी तो ऑब्वियसली अर्थ सरफेस तक आने में उसे किसका सामना करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर का। ठीक है, सो लाइट कहां से आ रही है, वैक्यूम से।
ठीक है, किस में आ रही है? एयर मीडियम में। किस में आ रही है? एयर मीडियम में, करेक्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है, लाइट कहां से, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैक्यूम का है, ठीक है, डेफिनेटली वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस एटमॉस्फेयर का तो बिल्कुल ही नहीं होगा। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस एटमॉस्फेयर का तो बिल्कुल ही नहीं होगा, करेक्ट। ठीक है, तो सिंस यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ऊपर सेलेस्टियल बॉडीज जहां स्पेस में है, वहां से जब लाइट, उससे लाइट, आपको पता है स्टार क्या है, लुमिनस सोर्स है ना, जिसके पास खुद की लाइट है, खुद ही चमकता रहता है, ठीक है। अब स्टार से जब लाइट अर्थ सरफेस तक आ रही है तभी तो हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब स्टार से जब लाइट अर्थ सरफेस तक आ रही है तो क्या होता है, अर्थ सरफेस तक आते 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 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्या होता है, नीचे आते 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। किस तरीके से चेंज होता है कि नीचे जैसे जैसे आओगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़े, करेक्ट। ये बात समझ आई कि नीचे आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ जैसे ही लाइट इस बच्चे की आंख में आएगी, जैसे ही लाइट इस बच्चे की आंख में आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, पहली बात तो हमें ये समझनी है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या, तो क्या इसका मतलब ये कि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, बराबर। बिकॉज आपको पता है रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कम, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज्यादा, ठीक है। तो जब लाइट नीचे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका वो डेंसर मीडियम में आ रही है, ठीक है। और जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो कहां से बेंड होती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। समझ आ रही है ये चीज, पक्की बात, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर है कि वो लाइट बेंड होगी। तो जैसा आप यहां पर देख सकते हो, ये स्टार अभी यहां पर है, ठीक है। जैसे जैसे वो यहां इस आदमी तक, इस शोंटू तक पहुंचेगा तो शोंटू को क्या लगेगा, ठीक है, शोंटू को लगेगा स्टार वहां पर है। क्यों लगेगा ऐसा, अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे लाइट यहां इस सरफेस तक आएगी, अर्थ सरफेस तक, तो वो धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इसीलिए आप देख रहे हो कि जो स्टार है, जब ये शोंटू की आइस में स्टार लाइट आ रही है तो वो डायरेक्ट नहीं आ रही, थोड़ी बेंड होकर आ रही है, थोड़ी बेंड होकर आ रही है। और आप देख रहे हो हर एक पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट को और इसको कंपेयर करो, 2 पॉइंट्स दी थी मैंने, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंपेयर कीजिए, आप ये देखोगे ये वाला पॉइंट नीचे है, तो दैट मींस लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट क्या कर रही है, स्टार लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है। इस बेंड की वजह से, जब लाइट बेंड हो रही है, इस बेंड की वजह से ही ये जो शोंटू स्टार यहां नहीं दिख के थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। समझ आ रही है। सो सिंस हमने यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकाला, हमने कंक्लूजन ये निकाला कि ऐसा क्यों होता है कि स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ना दिखकर इस जगह दिखता है। रीजन बहुत ही आसान है, इसका रीजन सिर्फ ये है कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वैक्यूम टू या स्पेस टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो क्या होता है कि वो आ रही है रेयर मीडियम से टू डेंसर मीडियम, ठीक है। और हम ये बात तो जानते हैं, बिकॉज हम रिफ्रैक्शन बहुत ही बढ़िया से पढ़ के आ चुके हैं, तो हम ये चीज जानते हैं कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, करेक्ट। वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, इसीलिए ये लाइट स्टार से डायरेक्ट इसकी आंख में नहीं आती, थोड़ी बेंड होती है, ठीक है। और इसी की वजह से ऑब्जेक्ट जहां है वो वहां नहीं दिखकर थोड़ा सा ऊपर दिखता है, ठीक है। अब इस शोंटू को ये स्टार यहीं नहीं दिखकर यहां दिखा, स्टार उसको कहां दिखा, यहां दिखा। फिर उसको लगा कि स्टार जब यहां है तो उसकी स्ट्रेट पाथ में उसकी आईज में वो लाइट आई, करेक्ट। तो शोंटू ने देखा, हम भी देखते हैं, तो स्टार हमें जहां है हमें वहीं दिखता है, करेक्ट।
स्टार अब याद रखना जहां आप देख रहे हो वहां नहीं है, उससे थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें स्टार जहां है वहां नहीं दिखता, उससे थोड़ा सा ऊपर दिखता है। करेक्ट, समझ आ रही है। अब जहां स्टार दिख रहा है वहां से सीधी लाइन उसकी आंख में आ गई, तो उसे लगता है कि स्टार वहीं पर है। करेक्ट, फर्स्ट चीज हमने क्लियर कर ली कि स्टार उसकी एक्चुअल पोजीशन में हमें कभी नहीं दिखते। करेक्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है कि हमारा जो स्टार है वो, ठीक है, माना कि वो हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन में नहीं दिखता, स्टार हमें क्या उसकी एक्चुअल पोजीशन पर नहीं दिखता। करेक्ट। अब स्टार्स, ठीक है, ट्विंकल क्यों करता है? वो एक सर्टेन हाइट पर है, उसकी एक्चुअल पोजीशन से शिफ्टेड है, तो हमें वो ट्विंकल करता हुआ क्यों दिखता है? क्या होता है कि ऐसा होता है स्टार पहले रहता है फिर गायब हो जाता है, फिर रहता है फिर गायब हो जाता है। क्या ये कहानी है या कहानी कुछ और है? तो बेटा डेफिनेटली कहानी कुछ और है। क्या कहानी है समझते हैं। देखो, स्टार से जब लाइट यहां तक आई तो डू यू थिंक कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम इवन है? डू यू थिंक कि एटमॉस्फेयर बिल्कुल इवन है? हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है क्या ये बिल्कुल इवन है या अनइवन है? बताओ। तो बेटा ये इवन नहीं अनइवन है। कैसे? देखो, हमेशा एनवायरमेंटल कंडीशन सेम नहीं रहती। देखो क्या है, लेट सपोज आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं पर नाइट्रोजन है, कहीं पर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर गैसेस ऑल्सो, ऐसा करके हम एक पाई चार्ट बनते हैं, याद करो बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं। करेक्ट। अब हमारी जो अर्थ है, आपको ये भी पता है कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, प्लस वो सन के अराउंड चक्कर भी लगाती है, दोनों चीजें हैं। इसी के साथ साथ जितनी भी गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट है उनका अमाउंट भी अलग अलग होगा। कभी हो सकता है या नाइट्रोजन ज्यादा हो, कभी कम हो जाए, या फिर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो आप कि हमारा यहाँ पे लेट सपोज इस जगह पे मैं बात कर रही हूँ, इस जगह पे, ठीक है, एट दिस पोजीशन। अब यहाँ पे मान लो कुछ टेम्परेचर चेंजेस हो गए, यहाँ पर क्या हो गया, कुछ टेम्परेचर चेंजेस हो गए, ठीक है। अब टेम्परेचर में चेंज कैसे? कभी एकदम हवा चल गई, कभी एकदम हवा चल गई उस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे या इस एरिया में, तो फिर वहां की एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। मानते हो ये चीज? ठीक है। आपको एक चीज और पता होगी, आप जूनियर क्लासेस में पढ़कर आए होंगे कि हॉट एयर राइजेस। क्यों? बिकॉज वो भैया हल्की होती है और हमारी कोल्ड एयर होती है भारी होती है, ठीक है। तो हम ये चीज तो जानते हैं कि हॉट एयर राइजेस, ठीक है, बिकॉज वो हल्की होती है। नाउ अब यहाँ पर आप क्या सोचते हो कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या यहाँ पर कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं होंगे? डेफिनेटली होते हैं, और विद इन सेकेंड्स होते हैं, विद इन सेकेंड्स, ठीक है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, नैनो सेकेंड्स में भी ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, कभी एनवायरमेंट में चेंज हो गया, कभी टेम्परेचर में चेंज हो गया, कभी एकदम हवा चल गई, कभी इनमें जो गैसियस कंपोजिशन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर जो भी गैसेस हैं, ठीक है, अब उनकी कंपोजिशन में कुछ चेंज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो आगे इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, इस वाले पार्ट को इधर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इस वाले पार्ट में लाइट रेज डायरेक्ट आ रही है, एकदम सीधी आ रही है, देखो इधर देखो, इस वाले पार्ट को समझो, इस वाले पार्ट को मैंने जूम किया है, ठीक है। इस वाले पार्ट को हमने क्या किया है, जूम किया है, समझ रहे हो, इतने से पार्ट को, इस वाले पार्ट को मैं जूम करके यहाँ लिख रही हूँ। तो आपको लग रहा होगा लाइट रेज एकदम सीधी आ रही है, बट सीधी नहीं आ रही बेटा, ऐसी कुछ जिगजैग आ रही है। क्यों जिगजैग आ रही है? बिकॉज क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ इतनी सी जगह हम बात कर रहे हैं जो लाइन स्ट्रेट आ रही है ना। तो ये लाइन स्ट्रेट आपको दिख रही है बट एक्चुअली स्ट्रेट नहीं होती,
ठीक है, क्या होता है यहाँ पर भी छोटा 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 रिफ्रैक्शन होता है। कभी हवा तेज चल गई तो लाइट उस तरीके से बैंड करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये चीज समझनी होगी कि रिफ्रैक्शन की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पर भी है। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन, जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है वो भी उसी तरीके से चेंज होगी। करेक्ट। सो इसी वजह से क्या होता है, एक बार हमें स्टार दिखा यहाँ पर, ठीक है, उसकी पोजीशन वही है, फिर हवा चली, कुछ टेम्परेचर चेंजेस, कुछ भी हुआ, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, स्टार वहां से बहुत हल्का सा शिफ्ट होता है, बहुत हल्का सा। ठीक है, फिर हवा चली, फिर कुछ हुआ, फिर स्टार हल्का सा शिफ्ट हुआ, तो अपनी ही पोजीशन से, लेट सपोज स्टार यहाँ, इमेजिन करो ये अर्थ पे खड़ा है, शोन 2 के यहाँ स्टार है। क्लियर, इमेजिन कर रहे हो। अब ये जो स्टार है ये अपनी पोजीशन से, यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए, इस वजह से लाइट इधर हुई, फिर इधर हुई, फिर इधर हुई, फिर इधर हुई। इमेजिन कर रहे हो। अब ये जो लाइट इधर 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 हो रही है, तो स्टार अपनी पोजीशन से कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, तो वो जो उसकी शिफ्टिंग होती बहुत ही माइन्यूट सी, वो हमें लगता है कि स्टार ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है, और उसी पे ले देकर हमने पोयम बना दी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। तो बेटा कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, दो चीजें हमने पढ़ी, स्टार अपने एक्चुअल पोजीशन पर नहीं होकर थोड़ी सी ऊपर दिखता है, बिकॉज जब लाइट वहां से स्पेस से हमारी अर्थ सरफेस तक आती है तो बीच में एक एटमॉस्फेयर की लेयर आती है, और वहां पर आते आते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, बिकॉज सिंस मीडियम चेंज हुई है। ठीक है, मीडियम कैसे चेंज हुई, रेयर टू डेंसर हुई, और डेंसर होते तो भैया हमें एक कहानी पता है कि हमेशा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होती है लाइट रेज। ठीक है, तो फिर बेंड नॉर्मल हो गई, फिर अब नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल की तरफ झुकेगी, तो वो चीज हमने यहाँ देखी। ठीक है, फिर सेकंड हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, बिकॉज आप जहां से देख रहे हो उस जगह कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए, कुछ कंपोजिशन में बहुत सारी चेंजेस मैंने आपको बता दिए। सो उन चेंजेस की वजह से रिफ्रैक्टेड रेस भी चेंज होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से स्टार अपनी ही पोजीशन से थोड़ा थोड़ा सा आगे पीछे घूमता रहता है, तो हमें वो लगता है कि स्टार ट्विंकल हो रहा है। क्लियर, ये चीज बिल्कुल बढ़िया से समझ आ जानी चाहिए, गलत मत लिख के आना एग्जाम में। देखो क्या होगा ना, अगर लेट्स सपोज पूरी कहानी नहीं लिख पाए, है ना, इतनी बढ़िया शानदार अंग्रेजी भी नहीं बना सके, तो फिर क्या करोगे, तो फिर बहुत ही आसान है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को बोल्ड बोल्ड लिखना, उसमें एग्जामिनर को पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये डायग्राम है, ये डायग्राम बढ़िया क्लियर बनाना। ठीक है, देन उसके बाद अब जैसे ऐसे ट्विंकल हो रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, प्लस इसकी हाइट के ऊपर बन सकता है, उसकी पोजीशन के ऊपर, तो इन दोनों ही की इसमें आपको डायग्राम यही बनाना है। ठीक है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वर्ड को बढ़िया से हाईलाइट कर दो, तो उसको पूरा पढ़ने की भी नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है। नाउ अब हम नेक्स्ट बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ते हैं, क्यों ऐसा होता है कि सन, हमें आपने सुना होगा डिलेड सनसेट एंड डिलेड सनराइज, ठीक है, या अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट, ऐसा वाला टॉपिक है ना, हमने बहुत बारी एग्जाम में देखा है, बोर्ड्स में देखा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जो सनराइज है मतलब अर्ली सनराइज, दैट मीन्स अभी सनराइज हुआ नहीं है बट फिर भी हमें सन दिख रहा है। ठीक है, डिलेड सनसेट, सनसेट हो चुका है, फिर भी हमें 2 मिनट तक सन दिखता रहता है। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये एक्चुअली में क्या है उसे समझते हैं। देखो, तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही होगी, ये हमारी क्या है बोलो, धरती माता। ठीक है, कौन है हमारी धरती माता, दूर से प्रणाम कर लो। अब देखो यहाँ पर ये है होराइजन, ये क्या है होराइजन, यहाँ पर खड़ा है फिर से शोन 2, यहाँ पर कौन खड़ा है शोन 2। ठीक है, बट इसका थोड़ा माउथ थोड़ा ऐसा हो गया है, बट ठीक है चलेगा, इसको है ना सूनियो बना देते हैं, वो डोरेमोन वाला सूनियो नहीं है वो वैसा लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है बेटा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इसका, सेम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर ही बेस्ड है। क्लियर, अब देखो क्या होता है, एक चीज होती है होराइजन। अब होराइजन क्या होता है इसे समझो। देखो होराइजन मतलब सिंपली ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड होराइजन। ये जो व्हाइट लाइट आपको दिख रही है, अब होराइजन कैसे बनाते हैं, जिस सरफेस पर आप खड़े हो
ये देखो शून्यों का खड़ा है यहाँ पे, तो उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट मतलब समझे ना, टेंजेंट बोले तो उस पॉइंट पर, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन बनानी है। तो यहाँ पर हमने देखो सिर्फ ये एक सिंगल पॉइंट है, सॉरी यही क्या बेटा है, एक सिंगल पॉइंट, ठीक है। अब इसी सिंगल पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। क्लियर, इसी सिंगल पॉइंट से हमने क्या करी, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है यही है होराइजन। अब क्या होता है, देखो हमारी अर्थ है, ठीक है। अब होराइजन के नीचे है हमारा सन, होराइजन के नीचे कौन है, हमारा सन। अब आप देख सकते हो कि अगर यहां से लाइट पास हो रही है, देखो आई थिंक मुझे यहाँ पर कलर दूसरा लेना पड़ेगा, बिकॉज रेड कलर इट नॉट विजिबल है ना। रेड कलर हमें थोड़ा सा, कौन सा कलर लें, चलो बताओ, जो भी बहुत बढ़िया से विजिबल हो जाए। लेट मी टेक ये वाला कलर, ठीक है। अब समझा, अब समझो, देखो ये शून्यों है, अगर ओरिजिन के नीचे कोई चीज है, होराइजन के नीचे, तो ये जो लाइट रेज है ये कभी भी इस तक नहीं पहुंचेगी। लाइट रेज कभी भी उस तक नहीं पहुंचेगी, क्यों, क्योंकि अर्थ इसको ब्लॉक कर देगी। देखो ये जो लाइट रेज है, अर्थ ने इस लाइट रे को ब्लॉक कर दिया, दिख रही है लाइट रेज। ये कितनी भी लाइट रेज आप यहाँ ले जाओ, ये अगेन लाइट रे ले गए, फिर एक लाइट रे ले गए, ठीक है, फिर एक लाइट रे ले जाओ, जितनी भी लाइट रेज होराइजन के नीचे से जाएगी, कभी भी वो लाइट रेज इस शून्यों की आईज में नहीं जाएगी, ठीक है। कभी भी वो लाइट रेज शून्यों की आईज में नहीं जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, ठीक है, समझे। देखो ये हमारा होराइजन, होराइजन के नीचे कौन बैठा है, सूरज दादा, ठीक है। अब हम खड़े हैं ऊपर, है ना, शून्यों खड़ा है ऊपर। अब ये इससे जो लाइट जाएगी वो जब भी जाएगी तो ये अर्थ से टकरा जाएगी और कभी भी ऊपर उसकी शून्यों की आईज में कभी नहीं जाएगी, करेक्ट। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, तो फिर ऐसा क्यों होता है मैम कि हमें, अगर ये कंडीशन है कि होराइजन के नीचे सन है, तब हमें वो चीज नहीं दिखनी चाहिए, है ना, यही चीज मैंने अभी बोली। बट फिर भी हमें ये सन यहाँ पर दिखाई दे जाता है ना। आप देखते हो, देखो एक पिक्चर बनाते हैं, एक पिक्चर है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझना, यहाँ पर हमें सन दिखाई देता है, ठीक है। इस वाली पोजीशन पर हमें थोड़ा बहुत इतना सा सन दिखाई दे रहा है। और ये कौन सी कंडीशन है, जब हमारा सन है अंडर होराइजन, जब हमारा सन कहाँ है, अंडर होराइजन, तब भी हमें सन दिख रहा है, तब भी हमें सन दिखाई दे रहा है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, तो इसका रीजन बेटा बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की ही कहानी, कैसे, यह हमारी अर्थ और इसके बाहर आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, दिस इज एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ये क्या, एटमॉस्फेयर की लेयर्स। अब क्या होगा, डायरेक्ट तो हमने देख लिया, कितनी भी लाइंस हमने पास कर ली, सूर्यों की आंख में नहीं गई। बट जब ये एटमॉस्फेयर बीच में आ गया, तो इस एटमॉस्फेयर ने क्या किया, इसने अगेन वही गंदा काम किया जो उसने स्टार के केस में किया और हमें धोखा दे दिया, है ना। भाई ये एटमॉस्फेयर कर क्या रहा है, हमें धोखा ही तो दे रहा है, स्टार की गलत पोजीशन बता देता है और हम समझते गधों जैसे कि स्टार यही है, स्टार वहां नहीं होता। सिमिलरली सन तो अभी तक दिखा भी नहीं है, होराइजन के नीचे है ना, और फिर भी हमें वो बताते हैं कि सन तो भाई उग गया, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं हमें धोखा देता है। अब इसने वहां यहाँ पर भी वही काम किया, कैसे, अब रेज डायरेक्ट तो इसने सोचा एटमॉस्फेयर ने कि यार ये शून्यों को रेज तो नहीं दिख रही है, तो अब इसने क्या करा, मैं आ जाता हूँ। जैसे ही एटमॉस्फेयर आया, एटमॉस्फेयर के आते ही क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। सिंस हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो चुका है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर पक्की बात है रिफ्रैक्शन तो होगी, बिकॉज मीडियम अलग है, प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी लाइट रेज है
वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब क्या होगा, लाइट रे यहाँ से गई, देखो ये गई ये गई, ठीक है, फिर यहाँ बेंड हुई, फिर यहाँ बेंड हुई। अब आप ये सोच रहे हो कि स्टार के केस में तो हमने ये देखा कि लाइट रे जहां से भी आई एकदम सीधी आई, है ना। देखो स्टार के केस में हमने पढ़ा था, देखो वापस देखो, ये जो लाइट रे आ रही है एकदम सीधी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों, तो यहाँ पे ऐसा इसीलिए है बिकॉज देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि वहां पर भी लाइट रेस जो एक्चुअली स्टार से आ रही थी वो तो बेंड होकर ही आ रही थी, ठीक है, वो तो बेंड होकर आ रही थी। यहाँ पर भी देखो ये लाइट रेस जो है वो बेंड होकर ही आ रही है। अब सिंस एटमॉस्फेयर लेयर्स बेटा एक जैसी तो होती नहीं है, कहीं पे ऑक्सीजन है, कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड, अब यार अलग अलग गैसेस हैं। देखो ऐसा होता है ना, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, जूस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। अब जूस में भी हम कैटेगराइज कर लें, है ना, तो स्लाइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो सकता है। फिर आप मान लो कि रियल आता है, रियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। एपी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम अलग होता है। दो एपी इज माय फेवरेट, बट हाँ एपी का तो जितने जूसेस हैं, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, अब है तो सब पानी, है तो सब पानी, फिर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। तो सेम यहाँ पर है तो पूरा एटमॉस्फेयर, है तो पूरा एटमॉस्फेयर, फिर भी सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा थोड़ा सा अलग है। तो उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलग होने की वजह से लाइट बेंड होती होती यहाँ तक गई, ठीक है। और जब एटमॉस्फेयर की वजह से लाइट रिफ्रैक्ट हुई तो सन यहाँ नहीं दिखकर यहाँ दिखने लगा, ठीक है। और इसी वजह से सन अभी तक होराइजन के नीचे ही है, अभी तक होराइजन के नीचे ही है, फिर भी हमें पहले दिख जाता है। फिर भी हमें क्या होता है बेटा, वो सन पहले ही दिख जाता है। क्यों दिखता है, बिकॉज आपको पता है, बिकॉज वहां पर एटमॉस्फेयर है तो लाइट रेस रिफ्रैक्ट होती है और फिर यहाँ पर हमें सन दिखता है। अब सोनियो सोचेगा कि सन यहाँ क्यों है, बिकॉज उसकी आईज में जो लाइट रेस यहाँ, ठीक है, उसको सन यहाँ दिख रहा है, तो उसको क्या लगेगा, लाइट रेज यहाँ से एकदम सीधी लाइन उसने बनाई और फिर उसने देखा कि सन तो यहीं पर है ना भाई, जहां हमें एग्जैक्ट दिखती, हमें लगता है कि लाइट रेज वहां से एकदम सीधा हमारे पास आ रही है, यही लगता है। तो सोनियो को भी यही लगा कि उसने सन यहाँ देख लिया, उसने सोचा अच्छा ठीक है लाइट रेज डायरेक्ट मेरे पास आ रही है। तो यही रीजन है सन का होराइजन से नीचे होने के बाद भी हमारा सन को देख पाना। और फिर ये देखा गया कि कितना डिले आता है इस चीज में, डिले एज इन कि सन होराइजन के नीचे है, बट जब सन होराइजन से ऊपर होता है तब तो बट ऑब्वियस हमें सन एक्चुअली में दिखने लग जाएगा, ठीक है। बट ये जो पूरा डिले होता है ये कितने का होता है, ये होता है अप्रॉक्स 2 मिनट्स का। 2 मिनट्स का मतलब कि सन अभी तक नीचे ही है बट हमें 2 मिनट पहले ही सनराइज होता हुआ दिख जाएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट सनसेट के लिए भी, सन सेट हो चुका है, सन होराइजन के नीचे जा चुका है, फिर भी हमें 2 मिनट बाद सन सेट हो चुका है, फिर भी सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो डिले होता है, कितने टाइम में ये चीज होती है, कितना डिले आता है, तो ये अप्रॉक्स 2 मिनट्स का डिले आता है। तो बेटा सनसेट में भी सेम कॉन्सेप्ट है ना। देखो सनसेट में क्या होगा, यहाँ आपका सन है ना, सन आपका नीचे जा चुका है ना, सन आपका यहाँ पे नीचे, एक्चुअली वो नीचे ही है, बट फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देता है। क्यों, सिमिलर कॉन्सेप्ट। देखो अब इस सन को वहां इमेजिन करो, उस साइड, ठीक है, अब सन कहाँ है, बैक साइड, ठीक है। अब सन नीचे, अगेन वही कहानी, अब सन इधर नहीं दिख के उधर उसकी एपरेंट पोजीशन हो जाएगी, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला, ठीक है। सो बेसिकली दो जो चीजें हो रही है हमारे पास, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन एंड स्टार्स, दोनों ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहे हैं। हमारी एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब इन डिफरेंट लेयर्स की वजह से अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्शन होती है और होराइजन के नीचे होने के बाद भी सन हमें विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का डिले हुआ, 2 मिनट का। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्यों ऐसा होता है कि हमारा जो सनराइज है वो एक्चुअली सनराइज नहीं हुआ है अभी तक, फिर भी हमें दिख जाता है, ठीक है, और 2 मिनट पहले ही दिख जाता है।
सनसेट भी हो चुका है, फिर भी हमें 2 मिनट बाद तक सन वहां पर दिखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, सो आई एम होपिंग कि आप इसका आंसर बढ़िया से छाप कर आ जाओगे। ठीक है, देखो क्या होता है ना, इन क्वेश्चन का एक ही रामबाण है। क्या रामबाण है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, और उस रामबाण को कहा जाता है डायग्राम। ठीक है, उस रामबाण को कहा जाता है डायग्राम। डायग्राम बढ़िया से बना दोगे ना, लिटरली बोल रही हूँ, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि आपने थियरी में एक दो कई मिस्टेक कर दी वो मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, नेवर। ठीक है, डायग्राम बढ़िया से बनाओ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को बढ़िया से हाईलाइट करो, 2 मिनट का डिले होता है इसको बढ़िया से हाईलाइट करो, सन होराइजन के नीचे होता है इस चीज को हाईलाइट करो। छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट करोगे तो डेफिनेटली आपके 2 या 3 नंबर कहीं नहीं गए। करेक्ट। चलिए अब हम पढ़ते हैं बहुत ही फ्रेश टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन खत्म। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एक नया टॉपिक और उसमें फिर डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सो अब डिफरेंट टॉपिक है हमारे पास, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देखो ये स्कैटर्ड लाइट है ना, क्या है, लाइट स्कैटर हो गई है। सो बेसिकली लाइट जब स्कैटर हो जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब लाइट स्कैटर कैसे हुई इस चीज को समझो। ठीक है, उसी के लिए पूरा स्कैटरिंग है। क्या होता है, अब यहाँ पर मैं सनलाइट ले लूं या फिर कोई भी सोर्स ले लूं, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट ले लूं, किसी कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से बेटा जब लाइट बाहर आती है और किसी भी पार्टिकल पर, देखो इसको हम समझते पहले बहुत ही सिंपल, एक डेली लाइफ में जो हमारे साथ स्कैटरिंग हमने देखी है उसके साथ। देखो क्या होता है, आपने बढ़िया से इस चीज को ऑब्जर्व किया है, आप एक रूम के अंदर हो, ठीक है, और अभी अभी जस्ट उठे हो और रूम के बाहर धूप अंदर आ रही है, ठीक है, सनलाइट अंदर आ रही है, तो आपको लगेगा वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आपको विजिबल होने लग जाते हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल विजिबल होने लग जाते हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, वो डस्ट पार्टिकल्स क्या काम कर रहे हैं, सनलाइट उनके पास आई और वो डस्ट पार्टिकल्स सब तरफ सारी दिशाओं में हर एक डायरेक्शन में उस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, समझे। सो बेसिकली पार्टिकल्स किसी भी मीडियम के क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। अभी मिल्क की बात करें हम, है ना, मिल्क की बात करें तो क्या होता है, जब आप मिल्क, एक पानी लो उसके अंदर मिल्क मिक्स कर दो, ठीक है, अब उसके अंदर जब आप लाइट इंसिडेंट करोगे तो आपको लाइट ऐसा एकदम फैलती हुई दिखेगी, ठीक है, बिकॉज मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स है उसने क्या किया, लाइट को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया है, स्कैटर किया है। सो बेसिकली क्या होता है, हमारी एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जितने भी अदर पार्टिकल्स हैं, उनका काम क्या है, उनका काम ये है कि जो भी लाइट उन तक आ रही है, देखो ये दिख रहा है ना, ये हर एक डायरेक्शन में स्कैटर कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, सो दैट हमारी जो लाइट रेज है वो हर एक डायरेक्शन में जा पाए, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट ये है, स्कैटरिंग में हमें ये पता है कि हमारे पास ये कलर्स होते हैं और ये कलर्स हमें कहाँ से मिले, ये कलर मिले हमें व्हाइट कलर से, है ना, तो इसका मतलब व्हाइट कलर कंप्राइजेस ऑफ these 7 कलर्स, ठीक है। अब ये विबग्योर की जो कहानी है ये हम प्रिज्म में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, किसकी वेवलेंथ ज्यादा, किसकी कम, किसकी स्पीड ज्यादा, किसकी कम, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम स्कैटर होगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम स्कैटर होगा, जिसकी वेवलेंथ कम वो ज्यादा स्कैटर होगा। इसका मतलब रेड कलर की क्या एबिलिटी है, सिंस आपको पता है रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, दूर से दिख जाता है हमें, ठीक है। सो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो कम स्कैटर होता है। दैट्स व्हाई याद करो हमने ना लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था, क्या किया था कि जितने भी डेंजर साइंस होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं, बिकॉज रेड लाइट स्कैटर कम होती है। स्कैटर मतलब अगर वो फैल जाएगी सब तरफ तो हमारी आईज में कैसे पहुंचेगी,
अगर हम दूर हैं उस सिग्नल से तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर कोई डेंजर जोन है? करेक्ट। इसीलिए यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि सिंस रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है वॉयलेट कलर से, अब वॉयलेट और रेड में सब आ गए बीच में, ठीक है ना, तो कंपैरिजन यू कैन डू, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लू और ऑरेंज की बात करूं तो ऑरेंज की वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू की वेवलेंथ कम है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि रेड कलर क्या होगा, वो कम स्कैटर होगा और वॉयलेट कलर क्या होगा, वो ज्यादा स्कैटर होगा। क्लियर? आ गई समझ में? ऑलराइट। अब ये अगर आपको ये पिक्चर एकदम क्लियर है ना, तो अब हम आगे इसके फिनोमेना पे फटाफट चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा फिनोमेना है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, है ना, ऐसा क्यों होता है कि जो स्काई है वो हमें ब्लू कलर का दिखता है। सो बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो अगर आपके पार्टिकल्स या तो स्मॉल साइज के होंगे, ठीक है, या फिर आपके पार्टिकल्स लार्ज होंगे, करेक्ट। अगर आपके पार्टिकल स्मॉल हुए, छोटे छोटे हुए, लाइक डस्ट पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ कलर को स्कैटर करेंगे, ऑफ कलर्स स्कैटर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जिन कलर्स की वेवलेंथ ज्यादा है, लॉन्गर वेवलेंथ कलर, जिन कलर की वेवलेंथ ज्यादा है विल स्कैटर, वो होंगे स्कैटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स, अगर मीडियम के पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, लाइट आई सन से, ठीक है, अब मीडियम एनवायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, दूसरे पार्टिकल्स हैं, उनकी साइज बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो जितने भी कलर्स हैं, जितने भी मतलब हमारे पास जो विबग्योर है, तो इसमें शॉर्टर वेवलेंथ किनकी है, इन कलर्स की। स्टार्टिंग के जो 3 कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ कम है, तो जो छोटे पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, इस कलर की वेवलेंथ को, VIB वॉयलेट इंडिगो ब्लू, इन वेवलेंथ की कलर्स को स्कैटर करेंगे और लॉन्गर वेवलेंथ की कलर्स को बाद में स्कैटर करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या काम होता है कि जो जिन ऐसे कलर्स जिनकी वेवलेंथ कम है उनको हम पहले स्कैटर करें। करेक्ट। अब बात आती है हमारे स्काई की ब्लू दिखने की। तो जैसे आपको दिख रहा है ये एक डॉगी है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीजें हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। पहली चीज कि यहाँ पर हमारा सन रेड क्यों दिखता है, दूसरी बात ब्लू कलर्ड स्कैटर्ड, मतलब हमारा स्काई ब्लू क्यों है। तो हम यहाँ 2 चीजें कवर कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि जब हमारा स्काई ब्लू दिखता है तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हमारी है अर्थ सरफेस, यहाँ पर हमारी है अर्थ सरफेस, ठीक है। अब इस अर्थ सरफेस में क्या है, अगेन ऊपर बहुत सारा एटमॉस्फेयर है, ऊपर बहुत सारा एटमॉस्फेयर। अब हम हैं यहाँ पर, ठीक है, लाइट आ रही है सन से। अब जब सन से लाइट आती है तो क्या होता है कि हमारे जो स्टार्टिंग के कलर्स है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू, अब इनमें से सबसे शॉर्टर वेवलेंथ बोलो किसकी, वॉयलेट की, उसके बाद इंडिगो की। तो वॉयलेट और इंडिगो इतना जल्दी स्कैटर होते हैं कि हमारी अर्थ सरफेस तक जब लाइट आती है, हमारी अर्थ सरफेस तक जब लाइट आती है तो यहाँ पर वॉयलेट और इंडिगो स्कैटर हो चुके होते हैं। अर्थ सरफेस तक आने से पहले ही वॉयलेट इंडिगो स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक कौन पहुंचता है, यहाँ तक पहुंचता है हमारा ब्लू कलर, यहाँ तक पहुंचता है कौन, हमारा ब्लू कलर। समझ आ रही है चीज, इसीलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है।
इतना इजी है। यहाँ पर हमें स्काई क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है ना। तो बेटा देखो बहुत आसान है। ब्लू कलर स्काई हमें इसीलिए दिखता है बिकॉज ब्लू कलर की वेवलेंथ पहली बात कम है ना। तो आप बोलोगे यार वॉयलेट इंडिगो की तो उससे भी कम है, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि जिसकी वेवलेंथ कम वो ज्यादा स्कैटर होता है ना। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब ये रेले स्कैटरिंग का फॉर्मूला है, ठीक है, जो आप 12th में पढ़ोगे कि वेवलेंथ पावर 4 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग। तो यहाँ पे मोटा मोटा हमें ये समझ आता है जिस कलर की वेवलेंथ कम होती है वो ज्यादा स्कैटर। तो वॉयलेट इंडिगो की सबसे कम तो वो ऊपर ही स्कैटर हो लेते हैं, है ना। और अर्थ तक जो लाइट पहुंच पाती है वो होती है ब्लू कलर की लाइट, और ब्लू कलर बढ़िया से स्कैटर हो जाता है, इसीलिए हमें स्काई क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। करेक्ट, इतना इजी ऐसे एक्सप्लेन करना। सो आप अगर ब्लू कलर वाला क्वेश्चन आता है कि व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, तो आप क्या हाईलाइट करोगे यहाँ पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। करेक्ट। नाउ अब हम चलते हैं हमारे लास्ट फिनोमेना पे। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिनोमेना क्या है, बहुत आसान है। देखो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर सन के हमें दो कलर्स दिखते हैं, है ना। तो व्हेन मतलब ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सन अपीयर्स, कौन सा कलर, रेड कलर। और एट नून, दिन के टाइम पर हमें सन कैसा दिखता है, व्हाइट, या फिर आप बोल सकते हो व्हाइटिश येलो, ठीक है। अब इसकी कहानी पढ़ते हैं। इसकी कहानी क्या है, देखो ऑब्जर्वर मतलब हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सन को देख रहे हैं। अब सनराइज, सनसेट और सनराइज की बात करते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में, दैट मींस ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, हमें जो सन है वो कैसा दिखता है, वो कैसा दिखता है हमें, वो हमें दिखता है रेड कलर का। कौन से कलर का, रेड कलर का। क्यों होता है, बिकॉज हमें पता है कि जब सन ऑब्जर्वर तक आता है, जब सन, देखो आप एक चीज मानते हो कि हमारी जो अर्थ है, सन जब सनराइज और सनसेट की बात होती है तो लॉन्गर डिस्टेंस सन को, सन रेज को ट्रेवल करना पड़ता है हम तक आने के लिए। और जब सन जस्ट हमारे ऊपर होता है, ओवरहेड होता है, तो सन को बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। करेक्ट। अब क्या होता है, देखो जब सन यहाँ पर होता है, जस्ट हमारे ऊपर होता है, जब सन जस्ट हमारे ऊपर होता है तो सन को बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है हमारे तक आने में। करेक्ट। तो दिन के टाइम पे सन हमें येलोइश, व्हाइटिश येलो या फिर व्हाइट दिखता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सन को हमारे पास आने तक डिस्टेंस कम ट्रेवल करना है, तो सारे कलर्स क्या होते हैं, स्कैटर ही नहीं हो पाते। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइट मिलती है वो व्हाइट कलर की लाइट मिलती है। करेक्ट। अब आती है बात इन दोनों की, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों की, सनराइज और सनसेट की, कि सनराइज और सनसेट के टाइम पर हमें जो सन है वो हमें कैसा रेडिश कलर का क्यों दिखता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। देखो अब सन को हमारे तक आने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना भाई। सनराइज और सनसेट के टाइम पे तो सन हमसे दूर होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ तक आने में ज्यादा टाइम लगता है। जब नून के टाइम पे 12 बजे के बाद, 12 बजे के आसपास सन हमारे जस्ट ऊपर होता है, तो उसको हमारे पास आने में डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ता है, तो ज्यादा स्कैटर होती नहीं है लाइट्स, ठीक है। इसीलिए सन हमें व्हाइट दिखता है। यहाँ पर क्या होगा, देखना सन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है हम तक आने में। सबसे पहले स्कैटर होगी वॉयलेट कलर की लाइट, फिर होगी इंडिगो, फिर होगी ब्लू, फिर होगी ग्रीन, फिर होगी ऑरेंज, फिर होगी नहीं येलो, ऑरेंज और अगेन रेड। तो हमारे पास तक कौन सी कलर की लाइट आई, बोलो, रेड। दैट्स व्हाई हमें सन रेड दिखता है, इतना आसान है। सिमिलर सनसेट के टाइम पर देखो, देखो यार क्या है ना, डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी है। क्यों है, क्योंकि अगर जो ऑब्जेक्ट, जैसा हम बोलते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, तो क्या होता है, रेड कलर कम स्कैटर होता है, पहली बात। दूसरी बात, रेड कलर दूर तक ट्रेवल कर सकता है ना। ये वॉयलेट
इंडिगो, ये सब तो इसके सामने बच्चे हैं, ये क्या करते फैल जाते हैं। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी ना तो ये सब कलर्स फैल जाएंगे कि नहीं हम इतना दूर तक कैसे चलेंगे, तो थक के वहीं सो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर सोया वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, अगेन रेड, तो हमारी आइज तक कौन सा कलर आया, रेड। दैट्स व्हाई हमें जो सन होता है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पर रेड दिखता है, करेक्ट। सो आई एम होपिंग कि आपको सारी चीजें बढ़िया से समझ आई हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ आए। देखो इससे ज्यादा ना तो टफ बोर्ड वाले पेपर बना सकते हैं, बिकॉज सिंस हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। अगर इस चीज का एक्सपेरिमेंट आपको करना है ना तो बहुत आसान है। एक डब्बा लो, ठीक है, सुना होगा यार ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही कॉमन सा है। एक डब्बा लो, डब्बे में पानी भरो और उसके अंदर क्या डालोगे, 1 और 4 टेबल स्पून आप डालोगे मिल्क, ठीक है, उसको पूरा मिक्स कर दो। देन अब देखो 2 यहाँ पर आपको वो लेना है। एक बार आपने जो बॉक्स लिया, ठीक है, तो एक तो बैक साइड से आप लाइट बाहर, ये डिब्बा है, ठीक है, तो डिब्बे की जो पास वाली साइड्स हैं, ठीक है, अब क्या करोगे, जब आप यहाँ टॉर्च को रख दोगे तो यहाँ आपको एट दिस पॉइंट यहाँ पे आपको इस टॉर्च का कलर कैसा दिखेगा पता है, व्हाइट। दिस रिप्रेजेंट्स कि जब सन हमारे बहुत पास होता है तब वो हमें व्हाइट दिखता है। अब आप क्या करो, अब आप डिब्बे की डायरेक्शन चेंज कर दो। कैसे करोगे डायरेक्शन चेंज, कुछ इस तरीके से करोगे, ठीक है। अब आपने टॉर्च मारी किधर से, इधर से, ठीक है, तो अब इस टॉर्च को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, देखो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो इस जगह आपको ये लाइट कैसी दिखेगी, रेडिश, ठीक है। और यहाँ पे तो टॉर्च को सिर्फ इतना सा ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको सन कैसा दिखेगा या ये टॉर्च की लाइट कैसी दिखेगी, व्हाइट। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट है सन के साथ भी जो इस टॉर्च के साथ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हैं, तो प्लीज मिस्टेक मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ यही है, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हाईलाइट करो, स्कैटरिंग को हाईलाइट करो, प्लस डायग्राम्स बहुत बढ़िया से बना दो, ठीक है। सो मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो नए सेशन में। यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट क्रैश कोर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। सो मिलेंगे हम बहुत जल्द वापस किसी नए सेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस के बारे में पता चल जाए। थैंक यू सो मच।